हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लू पेन एकेडमी। तो चलिए आज हम गति का दूसरा भाग करते हैं और इसमें जानते हैं चाल और वेग में अंतर क्या होता है। बेसिकली चाल और वेग में थोड़ा सा अंतर होता है, चलिए उसको सीखते हैं। ठीक है, तो एक समान चाल, तो चाल होता क्या है? एक्चुअली चाल होता है दूरी बटे समय। तो इसमें क्या आ रहा है? दूरी आ रहा है, इसमें ध्यान रखना है, इसमें दूरी आ रहा है। चलिए एक समान चाल, एक समान चाल क्या होता है? जब कोई वस्तु या कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे, समान समय में समान दूरी तय करे तो वह एक समान चाल से चलती है। जैसे कि अब वो 50 कोई चीज है, मान लो गाड़ी है 50 किलोमीटर एक घंटे में चल रही है, अब दूसरी वो 50 किलोमीटर एक घंटे में चल रही है। अब मान लो कि 25 किलोमीटर आधे घंटे में चल रही है, तब भी क्या होगी? एक समान चाल होगी, क्योंकि हर एक इंटरवल पे हर एक घंटे में 50 किलोमीटर चल रही है। देखिए यहाँ पे भी आधे घंटे में 25 किलोमीटर चल रही है, मतलब एक घंटे में 50 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, तो ये एक समान चाल है। अच्छा, असमान चाल क्या होती है? बिल्कुल इसका उल्टा। देखिए पहला तो एक घंटे में कितना चल रही है? 50। अगले घंटे में क्या चल रही है? मान लो 25 चल रही है। अगले एक घंटे में क्या चल रही है? मान लो 30 चल रही है। तो क्या है? ये क्या होगी? असमान चाल होगी, मतलब हर एक घंटे में अलग अलग दूरी तय कर रही है। अच्छा, औसत चाल क्या होती है? औसत चाल क्या होती है? अब देखिए, मतलब औसत चाल का मतलब होता है औसत दूरी बटे औसत कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होती है औसत चाल? क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। मतलब जितनी भी दूरी चली है, अब चाहे वो एक समान चाल से हो या असमान चाल से हो, तो कुल दूरी बटे कुल समय क्या कहलाता है? औसत चाल क्या कहलाता है? औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। बिल्कुल। अब देखिए, अब हम चलते हैं वेलोसिटी के तरफ, मतलब वेग की तरफ। तो वेग क्या क्या होता है? वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, समय अंतराल है ना। अच्छा, एक समान वेग क्या होती है? वही चक्कर है। इसमें क्या चल रहा था? इसमें दूरी चल रहा था हर एक, इसमें क्या चलेगा? विस्थापन चलेगा। क्या चलेगा? विस्थापन। तो मान लीजिए एक घंटे में कितना चल रहा है? 50 विस्थापन चल रहा है। अगले घंटे में 50 विस्थापन चल रहा है। अगले एक घंटे में 50 विस्थापन चल रहा है। तो ये क्या होगा? ये होगा एक समान वेग। चलिए, असमान वेग क्या होता है? वही हर एक घंटे में अलग अलग विस्थापन तय करें। मान लो एक घंटे में 50 चल रहा है, अगले एक घंटे में 25 किलोमीटर चल रहा है, अगले घंटे में 30 किलोमीटर चल रहा है। तो ये क्या होगा? असमान वेग होगा। मतलब इसमें क्या होगा? इसमें विस्थापन तय करेगा और इसमें क्या? दूरी तय करेगा। तो हमने क्या समझा था इससे पहले वीडियो में? हमने क्या सीखा था कि दूरी क्या होती है? एक अदिश राशि होती है, और विस्थापन क्या होती है? एक सदिश राशि। तो अगर विस्थापन वेग के अंदर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? वेग भी क्या हो गया? वेग भी एक सदिश राशि हो गया, और दूरी क्या और चाल क्या होगी? एक अदिश राशि होगी। अच्छा चलिए, औसत वेग। तो इसमें क्या होता है? कुल विस्थापन बटे समय अंतराल। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, समय अंतराल। तो चलिए इसके बाद हम इसके अंतर में सीखते हैं। अंतर क्या होता है इसका? चाल और वेग में अंतर क्या होती है? चलिए अब हम समझते हैं चाल और वेग में क्या अंतर होता है। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। मतलब इसमें दूरी चली जाती है, ठीक है। और वेग में क्या होता है? किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में चले गए विस्थापन को वेग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय, और इसमें क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बट्टे समय। तो अंतर क्या है? केवल यहाँ दूरी होता है, यहाँ विस्थापन होता है। विस्थापन मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड, क्योंकि दूरी को भी मात्रक मीटर में होता है और नीचे समय का मात्रक सेकंड। ऐसे विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब ये क्या है? यह एक अदिश राशि। कैसे पता? क्योंकि मैंने इससे पहले बताया था कि एक दूरी एक क्या है? अदिश राशि है। तो दूरी जब अदिश राशि है तो चाल भी अदिश राशि होगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ रही है? दूरी आ रही है, ठीक है। तो चलिए अब विस्थापन की बात करता हूँ। विस्थापन भी क्या होगा? एक सदिश राशि होगा। क्यों सॉरी, वेग भी क्या होगा? एक सदिश राशि होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? विस्थापन आ रहा, और मैंने इससे पहले बताया था विस्थापन सदिश राशि होती है। चलिए इसके बाद चाल वेग से अधिक या बराबर हो सकती है। चाल वेग से अधिक या बराबर हो सकती है। अधिक कब होगी? जब उसका मार्ग कैसा होगा? टेढ़ा मेढ़ा होगा, है ना, तब चाल वेग से अधिक होगी। अच्छा, और इसमें क्या है? यह चाल से अधिक कभी नहीं हो सकता। ये चाल के बराबर तो हो सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकता है। अच्छा,
इसे एस से प्रदर्शित करते हैं, इसे एस से, ये एस, और इसे वी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, वेग में दो तरह के वेग होते हैं, तो चलिए दोनों वेग को समझते हैं क्या होता है वेग। तो अब वेग के बारे में समझते हैं, वेग के बाद बात करेंगे हम त्वरण की। तो चलिए, वेग भी दो तरह के होते हैं, वेग होते हैं दो तरह के। एक होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग जिसे हम कहते हैं क्या, u, और एक होता है अंतिम वेग जिसे हम कहते हैं v। ठीक है, v। अच्छा, प्रारंभिक और अंतिम वेग क्या होता है, तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मेरी कोई कार चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो पहले उसकी कार कितनी चल रही है, u कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। अच्छा, अब उसके बाद उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, कितनी हो जाती है, उसकी हो जाती है 40, तो कितनी बढ़ गई, तो v कितना हो गया, अब v कितना हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो शुरू में चल रही थी उसे क्या बोलेंगे, प्रारंभिक वेग, और जो बाद में जो स्पीड बढ़ गई, मतलब उसकी चाल जो बढ़ गई, जो वेग बढ़ गया वो क्या हो गया 40, तो अंतर आया 20 का अंतर आ गया। तो ये शुरू का था जो वो था प्रारंभिक वेग, और जो बाद वाला था वो अंतिम वेग। तो इसके बाद और पढ़ते हैं, चलिए तो इसके बाद मैं बात करता हूँ, एक और एग्जाम्पल दे। चलिए, तो मैंने क्या लिया, एक बंदूक की गोली ली, क्या कहते हैं, बंदूक की गोली, और मैंने बंदूक की गोली चला दी, और मानो अगर मैं बंदूक की गोली चलाऊंगा और उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, मान लो उसका कितना 300 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, और जाके वो दीवार में धंस जाती है, क्या होता है, जाके वो दीवार में धंस जाती है, तो रुक जाएगी ना, यस बिल्कुल रुकेगी। तो इसका मतलब क्या, उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0, अंतिम वेग क्या होगा 0 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इसके बाद त्वरण के बारे में बात करेंगे, तब इसका यूज करेंगे अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग क्या होते हैं। चलिए त्वरण के बारे में बात करते हैं। तो त्वरण क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग है, हर कोई नहीं समझ पाता त्वरण क्या चीज है, तो मैं समझाता हूँ आपको बहुत ही सिंपल वे में। तो त्वरण कितने, तो चलिए त्वरण से पढ़ते हैं। त्वरण क्या होता है, तो त्वरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन, क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कहते हैं। अच्छा चलिए, त्वरण क्या होता है, किसी स्कूटर की स्पीड बढ़ाना ही त्वरण कहलाता है। मतलब वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, मतलब वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए हम बात समझते हैं क्या होता है वेग, क्या होता है। तो वेग क्या होता है, स्पीड बढ़ाना ही वेग होता है, स्पीड बढ़ाना ही वेग होता है, और स्पीड कम करना ही क्या होता है, मंदन। स्पीड बढ़ाना ही वेग होता है, स्पीड बढ़ाना ही त्वरण होता है, और स्पीड कम करना ही मंदन कहलाता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एक समान त्वरण। एक समान त्वरण क्या होता है, इसमें प्रकार होते हैं, एक समान त्वरण, त्वरण, चलिए एक समान त्वरण और असमान त्वरण, तो चलिए बात करते हैं। तो चलिए अब मैं एक समान त्वरण की बात कर रहा हूँ। मानिए मैंने एक सेकंड में स्पीड बढ़ाई, कितना, मान लो मेरी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगले एक सेकंड में कितनी कर दी मैंने, 40 कर दी। अगले सेकंड में कितनी कर दी मैंने, 60 कर दी। अगले सेकंड में कितनी कर दी, 80 कर दी। तो कितना अंतर आता है बीच में, इनका अंदर 20 है, इसका अंदर 20 है, इसका अंदर 20 है, तो मैंने स्पीड कितनी बढ़ाई है, 20 बढ़ाई। इसका मतलब क्या है, ये एक समान त्वरण हो गया। चलिए अब जरा असमान त्वरण के बारे में बात करते हैं। असमान त्वरण क्या होता है, मान लीजिए मेरी स्पीड कितनी चल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या चल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी स्पीड हो जाती है, मान लीजिए 80 किलोमीटर है, और मान लीजिए कितनी स्पीड, 20 ले लिया, 20 है, उसके बाद होती थी मेरी 40, और मान लीजिए उसके बाद क्या होती है 60, उसके बाद 70 हो जाती है, और उसके बाद मान लो 100।
तो अंतर कितना है, यहाँ 20 का अंतर है, यहाँ 30 का अंतर है, यहाँ 30 का अंतर है, तो दिख रहा, तो अंतर आया नहीं आया, पहले 20 है फिर 30 है 30 है, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे और भी चेंजेस हो सकते हैं, 45 हो सकता है। तो इसमें क्या था, असमान त्वरण में वृद्धि हो रही है, इसमें क्या है, एक समान त्वरण, मतलब स्पीड 20-20 की बढ़ रही है, तो क्या होगा, एक समान त्वरण। अच्छा अब बात करता हूँ इसकी मात्रा की, तो चलिए क्या होता है मात्रक इसका, तो त्वरण का मात्रक पढ़ते हैं। त्वरण, त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय। और वेग परिवर्तन का मतलब क्या था, वेग, और वेग क्या होता है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, और नीचे सेकंड है ये, तो जब सेकंड नीचे तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, इसका मतलब क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अच्छा यह एक सदिश राशि है, कैसे पता सदिश राशि है, अच्छा मैंने शुरू में एक सदिश राशि है, अच्छा मैंने शुरू में एक चीज बताई थी, मैंने सबसे पहले बताया था आपको विस्थापन, और विस्थापन में क्या आया था, वेग। अच्छा विस्थापन वेग आया था, और वेग किस में आ रहा है, त्वरण, इसका मतलब त्वरण में भी आ रहा है। तो जब विस्थापन सदिश राशि है और वेग भी सदिश राशि है, तो वेग तो त्वरण में भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, त्वरण भी सदिश राशि होगी, सीधी सीधी बात है, कनेक्ट हो गए ना। तो ऐसे ही याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है फिजिक्स को, और कुछ नहीं है, ऐसे चलते हैं। चलिए तो ये क्या हो गया, सदिश राशि होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। चलिए अब मैं बात करता हूँ मंदन की। मंदन क्या होता है, मंदन, तो मंदन क्या होता है, इसमें वेग में त्वरण में वृद्धि हो रही थी, उसमें क्या कमी होती है, मंदन। मंदन भी दो प्रकार के होते हैं, एक समान मंदन और असमान मंदन, एक समान मंदन और असमान त्वरण, असमान मंदन। तो एक समान मंदन क्या होता है, एक समान मंदन क्या होता है, एक समान मंदन, जैसे मान लो पहले मेरी स्पीड क्या मान लिया कि 20 है, उसके बाद मान लो 40 हो जाती, मतलब मेरी स्पीड है 80, उसके बाद हो जाती है मेरी 60, उसके बाद होती है मेरी 40, उसके बाद क्या होती है 20, तो मेरी स्पीड कितनी हो रही है, 20-20 का अंतर आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, मेरी जो एक समान मंदन है वो स्पीड कितनी हो रही है, 20-20 कम हो रही है, तो ये क्या हो गया, एक समान मंदन। तो चलिए असमान मंदन क्या होता है, असमान मंदन, असमान मंदन क्या होता है, जैसे मेरी स्पीड है 80, उसके बाद क्या हो जाती है 60, उसके बाद क्या हो जाती है 30, उसके बाद क्या हो जाती है मान लीजिए 10, तो अंतर कितना आ रहा है, यहाँ 20 का अंतर है, यहाँ 30 का, यहाँ 20 का, तो दिख रहा है इसमें मतलब स्पीड में कमी है ना, कम कम हो रही है, जैसे देखो वैसे 20 आ रहा है, फिर 30 हो रहा है, फिर 20 हो रहा है, इसका मतलब समान अंतर नहीं आ रहा है स्पीड में। इसका मतलब क्या है, यहाँ स्पीड यहाँ पे है ना, वस्तु हमारी रुके आगे जाके रुक जाएगी, यही मंदन कहलाता है। और त्वरण क्या होता है, हमारी स्पीड तेज होती है, ठीक है, स्पीड बढ़ाते चले जाते हैं, ये हमारा त्वरण होता है, और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। चलिए अब गति के समीकरणों की बात करेंगे। तो गति के नियम किसने दिए हैं, गति के नियम दिए न्यूटन ने, और गति के जो समीकरण है वो किसने दिए हैं, गैलीलियो ने। तो मतलब जो तीनों जो समीकरण दिए हैं, ये जो तीन समीकरण है, 1, 2 और तीसरा ये, तो ये तीनों समीकरण किसने दिए हैं, गैलीलियो ने दिए हैं। लेकिन गति के जो नियम है वो न्यूटन ने दिए हैं, आप इसका ध्यान रखना। तो चलिए तो क्या होता है, मैं बता चुका हूँ गति का प्रथम समीकरण क्या है, देखो u बराबर प्रारंभिक वेग, v बराबर अंतिम वेग, a बराबर त्वरण और t बराबर समय। तो a बराबर क्या होता है, कितना अंतर आया प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बट्टे t। तो इसी को अगर हम फॉर्मेशन में करेंगे तो सवाल हो जाएगा v बराबर u प्लस at, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण बनेगा। तो चलिए द्वितीय समीकरण क्या होता है, गति का द्वितीय समीकरण का s बराबर क्या होता है, इसमें विस्थापन, तो s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो गति का तृतीय समीकरण क्या है, तो चलिए गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसको हम अपनी सवाल मतलब न्यूमेरिकली कंडीशन से हल करेंगे। जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उनको बस देखकर ही हम समझ जाएंगे कि उसमें कौन सा समीकरण आएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।